वो हमें बताना है क्या है। क्या सवाल समझ में आया? सामान्य जीवन के अंदर ये ज्यादा स्थायी होगा, इससे ये बात 100% सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के अयुग्मित होने पर गलनांक का अधिकतम होना डी अतिव्यापन के कारण होता है। बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए पहले गलनांक बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो Cu प्लस ज्यादा स्थायी है Cu+2 से। ये रीजन है इसके पीछे। क्यों? क्योंकि Cu प्लस से Cu+2 बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि D10 है। डन। अब Cu प्लस से Cu2+ कैसे बना उसकी भी कहानी है। 2 Cu+ का रोल है, एक इलेक्ट्रॉन का दान करके Cu2+ बनाता है, दूसरा उसको ग्रहण करके Cu बना लेता है। तो ऐसे आपके पानी के अंदर Cu2+ पहुंचता है। एक ही बंदे का ऑक्सीकरण, एक ही बंदे का अपचयन, तो इसे विषानुपातन अभिक्रिया बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। हाँ बच्चों, तो आज किसी रीज़न से आपकी एप्लीकेशन पे लाइव स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, हम लोग क्वांटा लेक्चर में लाइव ले रहे हैं। जो बच्चे क्वांटा लेक्चर में जुड़ जाते हैं ठीक है, अदरवाइज़ फिर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो आज की क्लास बाकी बच्चे रिकॉर्डिंग से कवर अप करेंगे। ओके, तो जितने क्वांटा लेक्चर में ऐड हो सकते हैं क्वांटा लेक्चर में ऐड हो जाइए। क्वांटा लेक्चर की एक लिमिट है डेफिनेटली, तो उसमें जितने बच्चे आज ऐड हो पा रहे हैं ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप आज की क्लास रिकॉर्डिंग से अटेंड करेंगे। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डी ब्लॉक के अंदर, और हमारा डिस्कशन गलनांक के ऊपर जाकर के बैठा था। हमने गलनांक को डिस्कस किया था। हमने ये सीखा था कि भाई डी कक्षक जो होता है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक जनरली ज़्यादा होता है बाकी सबसे। क्या हमने इसका रीज़न समझा था? डी अतिव्यापन कितने बच्चों को याद है? पढ़ के भूल तो नहीं जाते हो ना? हाँ, और जो बच्चे क्वांटम लेक्चर में ज्वाइन हो रहे हैं, एक बार थोड़ा सा इस बात को समझें कि आपको अलर्ट रहना होगा। यू नीड टू बी अलर्ट, है ना? आपको क्लास के अंदर अलर्ट रहना होगा। यहाँ फोकस पूरा चाहिए होता है क्लास में, ठीक है? तो हम लोग ये देख रहे थे कि डी इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन के कारण जो डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं, इनका गलनांक क्वथनांक ज्यादा होता है बाकी सबसे। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक डी ब्लॉक की जो श्रेणी है, जैसे मान लो अपन ने एक श्रेणी ले ली शक्ति वक्रमण फैको निकुंजन, ये श्रेणी अपन ने ले ली। इस श्रेणी के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर गलनांक का वेरिएशन कैसे होता है। तो इस चीज को समझते हैं। इस चीज को पहले नोट्स में लिखेंगे, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। लिखो, किसी संक्रमण श्रेणी में किसी संक्रमण श्रेणी में किसी संक्रमण श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ किसी संक्रमण श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या और डी अतिव्यापन बढ़ने के कारण और डी अतिव्यापन बढ़ने के कारण डी अतिव्यापन बढ़ने के कारण तो जब हम संक्रमण श्रेणी में लेफ्ट राइट जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, उनकी संख्या बढ़ती है तो डी अतिव्यापन बढ़ता है। तो उसके कारण पहले जो गलनांक है वो वृद्धि करते हैं, है ना? तो पहले बढ़ने के कारण पहले गलनांक बढ़ते हैं, पहले गलनांक बढ़ते हैं और मध्य में अधिकतम हो जाते हैं, और मध्य में अधिकतम लिख लो, पहले मैं समझा दूंगा सर। मध्य में अधिकतम हो जाते हैं।
ठीक है, मध्य में अधिकतम हो जाता है। और इसके बाद गलनांक कम होने लगता है। इसके बाद गलनांक कम होने लगता है। इसके बाद गलनांक कम होने लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं। अब बात को सुनना ध्यान से। क्या आपको ये बात समझ आती है कि जैसे जैसे आप एक डी ब्लॉक की श्रेणी में लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्या होगा? डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर डी में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 3 इलेक्ट्रॉन, डी में 4 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 इलेक्ट्रॉन, डी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 7 इलेक्ट्रॉन, डी में 8 इलेक्ट्रॉन, डी में 9 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे रहेगा। क्या आपको कहानी याद है थोड़ी बहुत कल की? क्या आपको लास्ट क्लास की कहानी पता है? कि लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि सोडियम आयरन इस तरह के लोगों में धात्विक बंध कैसे बनता है। क्या सब बच्चों को कहानी याद है? सब अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकालने से फिर वो समुद्र, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन, वो वाली कहानी सबको याद है? एवरीवन रिमेंबर? ठीक है। तो वहां पे मैंने एक टर्म यूज की थी डी डी अतिव्यापन, और डी डी अतिव्यापन में मैंने ये बात बोली थी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए। जितने मैक्सिमम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना डी डी अतिव्यापन मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। तो एक बात बताओ, डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे 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 आप यहां से यहां आ रहे हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो गलनांक भी बढ़ेंगे। और कहां पर गलनांक मैक्सिमम होंगे, कहां पर गलनांक अधिकतम होंगे? D5 पर जाकर के गलनांक अधिकतम होगा, क्योंकि यहां पर डी डी अतिव्यापन सबसे शानदार है क्योंकि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर अधिकतम रहेगा। इसमें कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आता है? फिर क्या होगा? छठा इलेक्ट्रॉन जाएगा, पेयर हो जाएगा। ये लो, पेयर होते तो फिर युग्मन हो गया, कमी आना स्टार्ट हो जाएगी, अतिव्यापन कम हो जाएगा। डीडी अतिव्यापन, अतिव्यापन मतलब मिक्स होना, डीडी अतिव्यापन कम होगा, फिर धात्विक बंध कमजोर होगा वापस से। अब जैसे जैसे पेयरिंग होती जाएगी वैसे वैसे कमजोर होता जाएगा। ये देखो, और हमने पढ़ा भी तो था कि लास्ट में ये जिंक और ये सब इनके बारे, कैडमियम के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इनमें मजा नहीं आता, ये वाष्पशील धातु भी बोलते हैं इनको अपन, इनका गलनांक उतना अच्छा नहीं होता है ना। तो ऐसे फिर कम हो रहा है, तो पहले बढ़ रहा है बीच में फिर कम हो रहा है। आई होप यू गॉट द लॉजिक। चलो छाप लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। फिर हम शानदार चीज, एक ग्राफ बनाएंगे शानदार सा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम एक ग्राफ देखेंगे। ये जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये पेज नंबर 4.7 में लिखी है ग्रंथशाला में। तो जो बच्चे ग्रंथशाला से पढ़ाई कर रहे हैं उनको पेज नंबर 4.7 पे ये कहानी मिल जाएगी। अब हम एक इंपॉर्टेंट ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग मेरे साथ साथ उस ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ करना, फिर हम उस ग्राफ का मीनिंग समझेंगे कि उस ग्राफ में क्या क्या है। ठीक है, तो बढ़िया से उस ग्राफ को आप ड्रॉ कीजिएगा। चलिए, रटने की जरूरत नहीं है और अच्छा ग्राफ है, आप लोग इसको 2-3 बार बनाएंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कई सारे सवाल इस ग्राफ से पूछ लिए जाते हैं, तो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हम गलनांक ले रहे हैं और इस तरफ हम परमाणु क्रमांक ले रहे हैं।
आप मेरे साथ साथ ग्राफ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। ये शक्ति वक्रमन फैको निकुंज वाला ग्राफ है। तो शक्ति, उसके बाद व कर मन, ठीक है, फिर फै को नि कुंजन। शक्ति वक्रमन फैको निकुंजन। समझते हैं, है ना, चीज को सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। एक बात मुझे बता सकते हो, ये ग्राफ देख करके जो थ्योरी आपने पढ़ी, क्या वो मैच कर रही है क्या? एक बार चेक करो। और इसमें एक पॉइंट और है बहुत, ये जो आपका आ रहा है ना कॉपर का, ये कॉपर का मैग्नीज से नीचे होता है, तो ये लिख लेना आप। ग्राफ बनाते वक्त छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, ये मैग्नीज से नीचे होगा। ये जो मैग्नीज आ रहा है ना, इस मैग्नीज से नीचे होगा कॉपर का। अच्छा, और निकल का इससे ऊपर है वैसे तो, ठीक है। चलो देखो, क्या हम इस बात को समझ रहे हैं क्या कि जब हम शक्ति वक्रमन तक जा रहे हैं तो गलनांक बढ़ रहा है, फिर गलनांक घट रहा है। क्या इसका लॉजिक सही बैठता है? जो सिखाया गया था बिल्कुल वैसा लॉजिक बैठता है? हाँ सर। जब अधिकतम इलेक्ट्रॉन अयुग्मित थे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के अयुग्मित होने पर गलनांक का अधिकतम होना डी अतिव्यापन के कारण होता है। बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए पहले गलनांक बढ़ रहा है फिर घट रहा है। पर यह मत सोच के चलना कि ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनेगा, यूं ऊपर जाएगा फिर यूं नीचे आएगा। ये तत्व है, इन तत्वों की अपनी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। हम एक ट्रेंड को समझ सकते हैं बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या कोशिश करते हैं, हम एक ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। बाकी बहुत जगह छोटे छोटे अपवाद मिल सकते हैं, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। तो ये अपन ने कौन सी श्रेणी बनाई है अभी? ये अभी अपन ने बनाई है 3D श्रेणी। अब हम बनाते हैं 4D श्रेणी, साथ साथ बना लो। ये 3D श्रेणी। अब बनाते हैं हम 4D श्रेणी। लेट्स ड्रॉ इट। चलो अब इसको देखो, इसमें क्या है? हाँ, अरे क्लास ले रहा हूँ यार, पढ़ा लेना शांति से। देखो ध्यान से, तो ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना, आप देख पा रहे हो क्या कि ये इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। अब हम इसमें क्या ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर जाकर के मैक्सिमम हो गया ये, है ना, यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया, उसके बाद घटा। अब ये काफी अनोखा अपवाद है, तो इसके लिए हम ऐसे ही लिखते हैं कि ये जो है ना, एक बहुत ही अनोखा टाइप का अपवाद है।
इसको अनोखा अपवाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रीजन किसी को नहीं पता, कि आज तक मतलब ढंग से हम जज नहीं कर पाते कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि मॉलिबेंडम के बाद में डिक्रीज हो गया एकदम से आपका गलनांक। तो इसको अनोखा अपवाद करके नोट कर लेते हैं, और ये याद भी रखना कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 मार्क के अंदर ये सवाल पूछ सकता है, खासकर यूपी बोर्ड। तो ऑलवेज बी केयरफुल। एक चीज और आपको साथ में याद रखते हुए चलनी चाहिए हमेशा, कि कौन सी श्रेणी के अंदर किसका गलनांक मैक्सिमम है, यह आपको दिमाग में रखना चाहिए। इस श्रेणी में क्रोमियम का मैक्सिमम है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। इस श्रेणी में मोलिबेंडम का मैक्सिमम है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। इस पे सवाल पूछ लेते हैं। एक बात और, ये जो सिल्वर का आप देख रहे हो ना, सिल्वर के लिए भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि सिल्वर का जिंक के नीचे होता है। जब ग्राफ बनाएंगे तो बहुत छोटी छोटी बातों को नोट करेंगे कि सिल्वर का जो है वो जिंक से जस्ट नीचे है ना। जैसे कॉपर का मैग्नीज से नीचे था, वैसे ही सिल्वर का जिंक से नीचे। ये आपकी सेकंड श्रेणी का डायग्राम है, जस्ट ड्रॉ इट। जो सबसे काम की चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ, फालतू चीज़ नहीं बता रहा हूँ। जितना याद रखना है, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। अगला जो आपकी श्रेणी है, उस श्रेणी में आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक कंसेप्ट याद रखना है कि 5D श्रेणी में सबसे मैक्सिमम होता है टंगस्टन का। टंगस्टन जानते हो, बल्ब का फिलामेंट बनाने में यूज होता है। टंगस्टन का मैक्सिमम होता है, इसके लिए वैल्यू होती है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका टंगस्टन पिघलता है। कैन यू इमेजिन? आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है उसको कितना ही गर्म कर दो, कितना ही गर्म कर दो, 3400 जब तक नहीं होगा तब तक वो पिघलेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा गलनांक अगर किसी का है तो वो किसका है? टंगस्टन का है। ये चीज मत भूलना, एग्जाम में सवाल आएगा। और उसके बाद घटता रहता है, घटता रहता है, घटता रहता है, उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। बस हमें एक बात के बारे में पता होना चाहिए कि वो लास्ट गोल्ड, सोने के बारे में पता होना चाहिए, गोल्ड कहाँ पर आता है। गोल्ड यहाँ पे आता है। तो गोल्ड आपका इस प्रकार आता है। ये एजी से ऊपर होता है, कॉपर से नीचे होता है। देखो, कॉपर से नीचे बनाना है इसको, जैसे कॉपर है ना, कॉपर से नीचे, एजी से ऊपर। लिख लो इसके लिए, कॉपर से नीचे और एजी से ऊपर, ऐसा। डन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो छापो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया डन। तो काम की बातें कितनी थी? बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत काम की बातें थी इसके अंदर। सबसे पहली बात तो गलनांक के लिए क्या याद रखना है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पहले गलनांक बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, फिर कम होता है। ये पैटर्न दिख रहा है ना आपको, देखो, बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, कम हो रहा है। इसका रीजन ये लोग ये देते हैं कि जब जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे वैसे डी डी अतिव्यापन बढ़ता है तो गलनांक बढ़ता है। फिर मैक्सिमम बीच में आकर के मैक्सिमम होता है, फिर जैसे जैसे डी डी अतिव्यापन कम होता जाएगा गलनांक कम होता जाएगा। और कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिमाग नहीं लगाना होता है कि जो सोचा है एग्जैक्टली वही होगा। यही आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस है। ऑर्गेनिक में कार्बन जहां अटैक करना चाहिए वहीं करेगा, पर इनऑर्गेनिक में जो ट्रेंड है उसमें एक्सेप्शन आ जाएगा। तो ऐसे कई तरह के एक्सेप्शन आ जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीकरण संख्याएं। ऑक्सीकरण संख्याएं।
चलो बालकों, अब देखते हैं ऑक्सीकरण संख्याएं। क्या आपने ऑक्सीकरण संख्या वाला वो वीडियो देख लिया था जो मैंने आपको कहा था सबने? तो अब मेरे हिसाब से आपको ये तो पता ही है कि ऑक्सीकरण संख्याएं किसको कहते हैं। एक ही तत्व जब अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाता है ना, तो उसकी अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या है कि आपका तत्व जिस जगह जिस यौगिक में है वहां उसका बर्ताव कैसे है। फॉर एग्जाम्पल FeCl2 भी बनता है, FeCl3 भी बनता है। तो यहाँ पे जो Fe है वो +2 में है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का दान करके उसने बंद बना रखा है। यहाँ पे किस में है? +3 में है। तो कहने का मतलब यह है ऑक्सीकरण संख्या हमें यह बताती है कि कितनी तरह की संभावनाएं हैं एक यौगिक की बंद बनाने की। तो हमें काफी आइडिया लगता है एक यौगिक के बारे में, एक तत्व के बारे में, एक परमाणु के बारे में, जब हम उसकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को देखते हैं। किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो रेडॉक्स रिएक्शन बाय आशीष सिंह लेक्चर सर्च करके आज वो फिनिश कर लेना। ये बहुत पुराना होमवर्क था, उम्मीद करता हूं आपने अब तक कर लिया होगा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो सीरीज आपको दिख रही है शक्ति वक्रमन फैको निकुंजन, इस सीरीज के अंदर जितने भी बंदे हैं वो कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। ये याद करने लायक चीज रहेगी, फैक्चुअल रहेगी, बट आप सबको दिमाग में बिठाना जरूरी है। 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट है जहां से डायरेक्ट सवाल आता है। इनमें सबके सब एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। जितने भी है ना, ध्यान सुनना मेरी बात, जितने भी है ना सारे एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। केवल 2 ही बंदे ऐसे हैं जिनके पास एक ही ऑक्सीकरण अवस्था है, एक स्कैंडियम और एक जिंक। स्कैंडियम दिखाता है +3 ऑक्सीकरण अवस्था केवल, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ओनली +3। और जो आपका जिंक है वो दिखाता है ओनली +2। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक स्कैंडियम भी इंपॉर्टेंट है और एक जिंक भी इंपॉर्टेंट है। डन। बाकी सब कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं एक बार चेक करते हैं। ये दर्शाते हैं +2 +3 +4। अब आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। ये कौन कौन सी दिखाता है? +2 +3 +4, 3 ये दिखाता है। अच्छा, ये कौन सी दिखाता है? जो आपका वेनेडियम है वो +5 तक दिखा सकता है। ये दिखाता है +2 +3 +4 +5। अच्छा, क्रोमियम कहां तक दिखाता है? क्रोमियम +2 से +6 तक दिखाता है। तो क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6 तक दिखाता है। मैग्नीज सबसे ज्यादा दिखाता है। मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक दिखाता है। कर लोगे यार, धीरे धीरे कर लेना। ये +2 दिखाता है। आयरन जो है ना वो आपको आयरन हाँ दिखा देगा, 2 3 4 और 6 ये दिखा सकता है। आयरन +3 +4 भी दिखा देता है, +6 भी दिखा देता है, ऐसा है। कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट +2 +3 +4 तक ठीक है। तो कोबाल्ट +2 +3 +4 ये दिखा सकता है, ठीक है, चलेगा। निकल की बात करें, निकल भी यही सेम, +2 +3 +4 ये दिखाता है। अच्छा, कॉपर की बात करें, कॉपर 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाता है, +1 और +2। ये इंटरेस्टिंग है। पूरी इस श्रेणी के अंदर +1 केवल एक ही बंदा दिखाता है, वो है कॉपर। तो याद रखने लायक चीज है। और ये +2 भी दिखा सकता है। आप एक ही डेटा से ना काफी कुछ सीख सकते हो। ऐसे कौन से बंदे हैं जो केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं? स्कैंडियम और जिंक। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा कॉमन है ये बताओ? सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीजन अवस्था कौन सी है? देखो सर, अधिकतर लोग +2 दिखा रहे हैं, अधिकतर लोग +3 दिखा रहे हैं,
तो +2 + 3 मैक्सिमम शो कर रहा है। ठीक है, बना लो डायग्राम। ठीक है, अब मैंने दो बातें लिखी हैं, दोनों बातों को ध्यान से देखें। पहली बात तो जितने भी आपके पास डी ब्लॉक के मेंबर हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, पहली बात जो याद रखनी है। दूसरा, दो ही बंदे ऐसे हैं स्कैंडियम और जिंक जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब मैं कुछ बंदों के नाम लिख रहा हूं, आप उसमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। लेट्स सी कि आपने कितना पढ़ा था उस लेक्चर से। ठीक है, चलो निकालो। किया कैलकुलेट? चेक करें, चलो देखते हैं। वेरिडियम की एक्स मान लो, वेरियम का एक्स मान लो, तो एक्स माइनस फ्लोरीन का -1 होता है, 5 है तो -5 बराबर 0, तो एक्स इज इक्वल टू +5। यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन अवस्था +5 है ना। इधर देखें, क्रोमियम की एक्स मान लेते हैं, फ्लोरीन की -1 होती है, -6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू +6। मैग्नीज की +1 एक्स मान लेते हैं, फ्लोरीन की -1 है तो -4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +4। इसके एक्स मान लेते हैं, एक्स -6 इज इक्वल टू 0, क्यों? ऑक्सीजन का -2 होता है जनरल, तो क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है तो 3 ऑक्सीजन का -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, +6। ये उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसने वो लेक्चर देख रखा है। रेडॉक्स रिएक्शन बाय आशीष लेक्चर्स कब का बता चुका हूँ मैं आपको कि ये काम आपको करके रखना है। सबका सही आ रहा है जिन्होंने पढ़ रखा है? अंकित ठीक, गुड बेटा। यहाँ देखें तो क्रोमियम का एक्स मानेंगे तो पोटेशियम का 1 होता है, 2 पोटेशियम है 2, क्रोमियम का एक्स माना 2 क्रोमियम है 2x, ऑक्सीजन का 2 होता है, 7 ऑक्सीजन है 14 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया +6। मैग्नीज का चेक करें तो पोटेशियम का +1, मैग्नीज का एक्स, ऑक्सीजन का 2, 4 ऑक्सीजन है तो -8 बराबर 0, एक्स इज इक्वल टू +7। तो ऐसे आप इन सब की ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, देख भी सकते हो। ठीक है, ऐसा है। डन। एक मजे की बात बताऊं, इस श्रेणी के जो सदस्य हैं वो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा सकते हैं और -1 भी दर्शा सकते हैं, मतलब नेगेटिव भी दर्शा सकते हैं। देखें इस बात को, नोट करें, लिखें, ये शून्य व ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये शून्य व ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखा सकते हैं और ये मतलब 0 भी दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप निकिल कार्बोनिल 4, ये एक यौगिक है, हालांकि ये एक उप सहसंयोजी यौगिक है, तो अभी इसको देख करके ये नहीं सोचना है कि यार ये क्या चीज है, अभी लोड नहीं लेना है, अपन उप सहसंयोजी यौगिक तत्व में पढ़ लेंगे। पर इतना याद रखना है कि इसमें निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। ऑक्सीजन अवस्था को ऑक्सीडेशन स्टेट OS या ON भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट तो OS या ऑक्सीकरण नंबर ON, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे इसकी 0 है। एक और एग्जांपल है, जैसे मैग्नीज का अगर आप बनाओगे, ये तो इसके अंदर जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो -1 है। मैग्नीज की तो ये +1 भी प्रदर्शित कर, मतलब पॉजिटिव तो करते ही करते हैं, 0 भी कर सकते हैं और -1 भी कर सकते हैं। याद रखने लायक बात है, कोई ऐसी टेंशन की बात है नहीं, बस दिमाग में रखना है, कहीं सवाल आ जाए, कोई 1 नंबर में पूछ ले, कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, तो हमें पता होना चाहिए कि कह क्या रहा है सवाल। एक बात और है, ये सब लोग जो है ना, ये ऑक्सीजन के साथ अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये जितने भी है बेटा, ये ऑक्सीजन के साथ अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो लिखें, ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।
ये ऑक्सीजन के साथ अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, ऑस्मियम O4, इसमें ऑस्मियम का ऑक्सीजन स्टेट एक्स है, ऑक्सीजन के साथ माइनस का 8 बराबर 0, तो एक्स इज इक्वल टू +8। इसकी बात हो रही है, इस ऑस्मियम की बात हो रही है। ये मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट 8 भी दिखा सकता है, देखो आप। पर ये कब दिखाएंगे, जब सामने कौन होगा, ऑक्सीजन। तो सामने ऑक्सीजन था, तो इसने मैक्सिमम ऑक्सीजन अवस्था इसकी निकाल के आपको दे दी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। डन। तो एक तो ये OS है, एक ये और है रुथेनियम, RU, रुथेनियम। रुथेनियम भी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में जा सकता है। जैसे रुथेनियम की बात करें तो रुथेनियम O4 भी बनता है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीकरण अवस्था वही निकल के आती है +8। तो अगर इन दोनों के सामने ऑक्सीजन आ जाए ना, तो ये अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो कि +8 है। तो ये भी एक पॉइंट है जो हर बच्चे को दिमाग में रखना चाहिए। चलो कॉपी करो। सही है। अब ध्यान सुनना, एक इंपॉर्टेंट कैप्सूल, बहुत ध्यान से। अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन है या फिर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब डी अर्धभरित है, या डी में 10 इलेक्ट्रॉन है पूर्ण भरित है ना, या तो 5 इलेक्ट्रॉन है अर्धभरित है, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन है पूर्ण भरित है, तो ये ज्यादा स्थायी है बाकी सबसे। D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, इन सब से। ये दिमाग में रखना है। अब इस पे सवाल आते हैं। सवाल कैसे आते हैं, मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2 Fe के वेरिएंट्स हैं, एक है Fe2+, एक है Fe3+। तो Fe2+ तथा Fe3+ में से कौन ज्यादा स्थायी है? क्या जवाब दोगे? दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो और लिख करके चेक करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन ज्यादा स्थायी है। पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, उसके बाद उसमें से 2-2 इलेक्ट्रॉन 3-3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो और फिर करो, डू इट। चलो Fe2+ Fe3+ देखें। अगर आप Fe2+ और Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d6 और इसका होगा 3d5। कौन सा ज्यादा स्थायी हुआ? मैंने बताया था ना, D5 वाला ज्यादा स्थायी होता है, तो Fe3+ ज्यादा स्थायी हुआ। उम्मीद करता हूं अधिकतर बच्चों का जवाब यही था। सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा चुका हूं बेटा आपको हर तरीके से ना, इलेक्ट्रॉन निकालना जोड़ना वो सब आपको अच्छे से आता है। अच्छा, अब Ti4+ और Ti3+ में बताओ।
इसमें कौन ज़्यादा स्थायी है? दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो और करने की कोशिश करो। शक्ति वक्रमन, ये तो नेक्स्ट ही हो गया। ये है 3D1 4s2। शक्ति ये हो गया 3D2 4s2। अब इसमें से अगर क्या लिखा हुआ है देखो, Ti3+, Ti4+, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, 2 यहाँ से निकलेंगे, 1 यहाँ से निकलेगा। ये तो है 3D1 और एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, ये होगा 3D0। तो दोनों में से कौन ज़्यादा स्थायी है? 3D0 वाला ज़्यादा स्थायी है या 3D1 वाला? बता तो रखा है। अगर D में 0 है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, Ti4+ ज़्यादा स्थायी होगा। कितने बच्चों ने ऐसा ही सोचा था? एग्जैक्टली सेम। ठीक है साहब, एक और कर लो। अब अगला बहुत इंटरेस्टिंग है। Cu+ व Cu2+ में कौन ज़्यादा स्थायी है? ये तो सही कर दो। करो करो, कोशिश करो, होगा सवाल। दिमाग लगाओ खुद का थोड़ा। कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ रहा है? जब आप चेक करेंगे तो कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 3D10, सही है। और कॉपर 2+ का आ रहा होगा 3D9। ये आ रहा है सब बच्चों का? अरे वाह, कौन ज़्यादा स्थायी हुआ? 3D10 ज़्यादा स्थायी हुआ। तो Cu2+, Cu2+ से ज़्यादा स्थायी है। अब एक शानदार सवाल देता हूं, ध्यान से सुनना। सबका ध्यान बोर्ड पे, लिखना बंद। कॉपर प्लस से जलीय विलयन में ज्यादा स्थायी है। हमें बताना है क्यों। वापस सुनना चाहोगे सवाल? सवाल वापस सुनो। Cu+ और Cu2+ को कंपेयर किया तो Cu+ Cu2+ से ज्यादा स्थायी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से देखा, सब कुछ सही है, बात एकदम सही है। ये सवाल बोल रहा है उल्टा कि Cu2+ ज्यादा स्थायी है Cu से, पर कब? जलीय विलयन में। तो जलीय विलयन में कुछ तो ऐसा कांड हो रहा है अंदर जिसके कारण यह चीज उल्टी हो रही है। वो हमें बताना है क्या है। क्या सवाल समझ में आया? सामान्य जीवन के अंदर ये ज्यादा स्थायी होगा, इससे ये बात 100% सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस जलीय विलयन में ऐसा हो रहा है बेटा कि उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है जलीय विलयन में? जलीय विलयन में Cu+ जो है वो कम स्थायी पाया जा रहा है Cu2+ की तुलना में। देखते हैं क्या रीजन है। अच्छा, थोड़ा सा अलर्ट रहना, लिखना बंद कर देना, मेरी तरफ देखना और समझने की कोशिश करना। Cu+ ज्यादा स्थायी क्यों है? ज्यादा स्थायी का मतलब क्या होता है? ज्यादा स्थायी का मतलब होता है केमिस्ट्री में जो ज्यादा रिएक्शन नहीं करता, जो नाटक करता है रिएक्शन करने में। जो स्थायी नहीं है वो फटाफट रिएक्शन करता है। हर कोई रिएक्शन करके, बंद बना के, कुछ ना कुछ करके अपने आप को स्थायी करना चाहता है, और फिर वो ये चाहता है कि मैं आराम करूं, मैं किसी के साथ कोई क्रिया ना करूं। तो Cu+ क्यों स्थायी है? कोई कारण बताएगा? कारण दिमाग में आ रहा है? सर 3D10 है, D कक्षक पूरा भरा हुआ है, जिंदगी में सुकून है,
भाई अगर किसी का कक्षक पूरा भरा हुआ हो तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। बिरादरी में सबसे ज्यादा इज्जत तो मिलती इसी बात पे है ना इनकी, कि इनका कक्षक पूरा भरा हुआ हो। तो कॉपर प्लस की समाज में इतनी इज्जत क्यों है, क्योंकि उसका डी पूरा भरा हुआ है, तो वो एकदम स्थायी है, ठाट बाट के साथ बैठा हुआ है। अगर तुम ये चाहो कि कॉपर प्लस से इलेक्ट्रॉन निकाल करके तुम कॉपर 2+ बनाना चाहते हो तो तुम्हें आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी। और आयनन ऊर्जा दोगे तो मेहनत लगेगी। आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो इसकी आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा है। मतलब मान लो 100 के आसपास है, माना, तो 100 के बराबर ऊर्जा लगेगी अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो। क्यों? क्योंकि इसमें D10 है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई बहुत भयंकर ऊर्जा लग रही है, इतनी ऊर्जा हम दे नहीं सकते, कोई मतलब भी नहीं है, तो Cu+ ज्यादा स्थायी है Cu+2 से। ये रीजन है उसके पीछे। क्यों? क्योंकि Cu+ से Cu+2 बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि D10 है। डन? यहां तक सबको ठीक है? पक्का? ठीक है। जैसे तुम लोग ये बोल दो कि सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया मौसम, अब मेरे घर में एकदम ठीक हूँ, बढ़िया पंखा चल रहा है ऊपर, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बाहर लू लग रही है, मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा। तो आप घर में बैठे हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, तो क्या आप घर से बाहर निकलोगे मेरे कहने पे या किसी के भी कहने पे? नहीं सर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं तो बाहर नहीं निकल रहा। अच्छा, स्थायी हो, अपने घर में बैठे हो चुपचाप। मैं आपको ऐसा बोलूँ, यार एक काम करते हैं, तुम घर से बाहर आओ, तुम्हें गर्मी लगेगी, और मैं तुम्हें सीधा अपनी कार में बिठा लूँगा, और कार में फुल AC है, मान जाओगे? मान जाओगे? हाँ, कितने अच्छे से है, ऐसे हंस रहे हैं सर। और मैं तुमको बोलूँ कि मैं तुमको अपनी BMW में घुमाऊंगा, फिर मान जाओगे? 100% सर, कोई टेंशन नहीं है। बढ़िया, ठीक है, स्टेट टॉप करो, जेई में सिलेक्शन लेके आओ, फिर घुमाएंगे तुमको BMW में, कोई दिक्कत नहीं है। पर ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो ये जो नाटक कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन देने में, ये नाटक क्यों कर रहा है? क्योंकि आयनन ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग रही है। अच्छा जी, अगर कोई आकर के इसकी मदद कर दे तो ये मान जाएगा। कैसे? ये जो Cu2+ है ना, जब ये Cu2+ पानी में जाता है तो पानी के अणु चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं, चारों तरफ से ऐसे, और खूब सारा आकर्षण करते हैं। चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं, खूब सारा आकर्षण करते हैं। तो खूब सारा आकर्षण करने के कारण यहां खूब सारा आकर्षण होता है, और आकर्षण से बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, बाहर निकलती है, और उस ऊर्जा को कहते हैं जल के साथ मिलने से बनने वाली ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा। और मान लो 200 एनर्जी बाहर निकल गई, 200 एनर्जी बाहर निकल गई। अब तो मजा आ गया। माना हमारे को यहां पे ऊर्जा देनी पड़ी, पर इस जलयोजन ऊर्जा ने, इस आकर्षण ने इस ऊर्जा की भरपाई कर दी, तो कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए ऐसा होता है कि Cu2+ जलीय विलयन में बन जाता है, आम जीवन में नहीं बन पाता। अभी तुम कमरे से बाहर निकलोगे, भयंकर गर्मी लगेगी, चुपचाप कमरे में वापस अंदर चले जाओगे, तो कॉपर प्लस अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो उसमें D10 है, नहीं निकालेगा। पर अगर तुम्हें कोई ऑप्शन दे कि तुम सीधा घर से बाहर निकल के सीधा गाड़ी में बैठ जाना AC के अंदर, तुम तुरंत बैठ के रवाना हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। सिमिलरली यहां पे हमने कहा कॉपर 2+ तू बन तो सही, एक बार पानी बैठा है ना, तो बन तो सही। जैसे ही पानी आया, पानी के आते ही आकर्षण हुआ, आकर्षण होते इतनी ऊर्जा बाहर हुई कि उसने उसकी भरपाई कर दी। इसलिए Cu2+ पानी में ज्यादा स्थायी होता है Cu+ की तुलना में। सही है? ऐसा बोर्ड का बच्चा जब केवल बोर्ड की पढ़ाई करता है तो उसको बड़ा मजा आता है, आसान आसान है, स्थायी फील करता है। जैसे ही आप जेईई नीट की पढ़ाई स्टार्ट करते हो, वैसे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परेशान होते हैं हम।
बट जब रिजल्ट आएगा और आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा तो सब कुछ आपकी भरपाई हो जाएगी। कुछ कुछ आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और सुनो, रुको रुको, अब आराम से लिख लेना, बाद में क्या जल्दी है। ये Cu प्लस से Cu2 प्लस बनता कैसे है वो बता देता हूँ। एक्चुअली होता ये कि Cu प्लस विलियन में है, दो Cu प्लस विलियन में है। ये दोनों Cu प्लस विलियन में एक दूसरे के सामने आते हैं, ध्यान से सुनना। एक Cu प्लस इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, Cu2 प्लस बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। दूसरा Cu प्लस उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और Cu बना लेता है। इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। वापस से, ये Cu प्लस से पानी के अंदर Cu2 प्लस बनता कैसे वो सुन लो। एक Cu इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, तो एक Cu प्लस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो Cu2 प्लस बनेगा। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वो दूसरा Cu प्लस ग्रहण करके Cu बना लेता है। तो ऐसे यहां पर अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया से Cu2 प्लस बनता है। ऐसे कह सकते हैं, अगर इसको कंबाइन करके लिखें कि दो Cu प्लस ने आपस में अभिक्रिया करी, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसको जोड़ दो, मतलब इसको जोड़ दोगे तो बन जाएगा, एक ने इलेक्ट्रॉन देकर के Cu2 प्लस बनाया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बनाया। मतलब एक का ऑक्सीकरण हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ। क्या आपने रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर ढंग से पढ़ा था? ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है, तो +1 से ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है +2 तो ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। वो चैप्टर देखना जरूरी था, इसलिए जरूरी था। और Cu प्लस से Cu, कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, तो +1 से 0 ही है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या घटी है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या घटी है, तो यहाँ पे अपचयन हुआ है। ऐसा है, तो एक का ऑक्सीकरण हुआ है बेटा और एक का अपचयन हुआ है। इसको बोलते हैं विषामानुपातन अभिक्रिया, है ना। विषानुपातन अभिक्रिया, ये किस तरह की अभिक्रिया है? विषानुपातन अभिक्रिया। एक ही बंदे का ऑक्सीकरण, एक ही बंदे का अपचयन। बात समझ में आ गई क्या? वापस सुनो। Cu2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन का दान करके Cu2 प्लस बनाएगा, Cu प्लस से Cu2 प्लस बनेगा, बहुत ऊर्जा लगेगी, इसलिए आम जिंदगी में होता नहीं है। पर अगर पानी है तो पानी इसके साथ आकर्षण करके अच्छी खासी ऊर्जा बाहर निकाल देगा, तो उसकी भरपाई हो जाएगी, इसलिए ऐसा हो जाता है। अब Cu प्लस से Cu2 प्लस कैसे बना उसकी भी कहानी है। दो Cu प्लस का रोल है, एक इलेक्ट्रॉन का दान करके Cu2 प्लस बनाता है, दूसरा उसको ग्रहण करके Cu बना लेता है, तो ऐसे आपके पानी के अंदर Cu2 प्लस पहुंचता है। एक ही बंदे का ऑक्सीकरण, एक ही बंदे का अपचयन, तो इसे विषानुपातन अभिक्रिया बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। एक और बात सुनो सर, आकर्षण तो इसके साथ भी हो सकता था, Cu प्लस के साथ पानी का। इसने क्या गुना किया था? इसके ऊपर आवेश कम है, इसके ऊपर आवेश ज्यादा है, तो ज्यादा आवेश होता है तो ज्यादा अच्छा आकर्षण हो पाता है। ये भी एक कहानी है। तो एग्जाम में कैसे लिखोगे? एग्जाम में ऐसे लिखोगे कि जब Cu2 प्लस की बात करते हैं तो Cu2 प्लस की जल योजन ऊर्जा जो है वो Cu प्लस से Cu2 प्लस बनाने का जो आयनन विभव है उसकी भरपाई कर देता है, इसलिए ज्यादा स्थायी होता है। ऐसे हम लैंग्वेज लिखेंगे, रफली कॉपी कर लो फिर अपन लैंग्वेज लिखते हैं। तो यहाँ हम छोटी सी प्यारी सी लैंग्वेज लिख लें। Cu2 प्लस की जलयोजन ऊर्जा मतलब इसका जो जलयोजन हो रहा है ना, जलयोजन ऊर्जा Cu प्लस से Cu2 प्लस की आयनन ऊर्जा की भरपाई कर देती है। इसलिए जलीय विलयन में Cu2 प्लस Cu से ज्यादा स्थायी होता है। ये कहा है।
थोड़ा और बड़ा लिखना हो तो बीच में कुछ और बड़ा ऐड कर लो कि Cu2 प्लस से Cu प्लस के लिए आवश्यक आयनन ऊर्जा की भरपाई कर देता है। थोड़ा और लंबा हो जाएगा स्टेटमेंट, के लिए आवश्यक एग्जाम में मार्क्स और चाहिए तो और लंबी लाइन लिख लो थोड़ी सी, क्या दिक्कत, और इसको और एक्सप्लेन कर देना एग्जाम में आ जाता है तो भर भर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेम सवाल करें इस टाइप का, एक सिमिलर सवाल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल सेम सवाल करते हैं, है ना। देखो लिखो सवाल। जलीय विलयन में Au3 प्लस Au से ज्यादा स्थायी है, क्यों? जलीय विलयन में Au3 प्लस Au से ज्यादा स्थायी है, क्यों? जलीय विलयन में Au3 प्लस आपके Au से ज्यादा स्थायी है, ऐसा क्यों? Au प्लस से कर लो, सॉरी, Au प्लस से ज्यादा स्थायी है, क्यों? समझे? सबका ध्यान इधर, समझने की कोशिश करेंगे, बाद में आप आराम से लिख सकते हैं, पहले समझें। देखो बेटा, Au से Au प्लस बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको बोलते हैं IP1, आयनन विभव 1। पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको बोलते हैं आयनन विभव 1, ठीक है। Au प्लस बन गया। अब Au प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो वो हो जाएगा IP2, ये बन गया Au2 प्लस। Au2 प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो वो हो जाएगा IP3। तो IP1, IP2, IP3 समझ में आ रहा है सबको? पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए IP1, दूसरे के लिए IP2, तीसरे के लिए IP3। अच्छा, काम की बात सुने। जलीय विलयन में Au प्लस को अपन ने डाला, Au प्लस से अगर वो Au3 प्लस बन रहा है तो कितनी ऊर्जा लग रही है, ये सोचो, कितनी ऊर्जा लग रही है। सर सुनिए, Au प्लस तो बना हुआ है पहले से ही, मतलब किसी ने उसको IP1 तो दे रखा है, ठीक है। यहां पे वो Au प्लस से पहले Au2 प्लस बनेगा, फिर Au3 प्लस बनेगा। मतलब अगर Au प्लस से Au3 प्लस बन रहा है तो IP2 और IP3 इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। IP2 एंड IP3 इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। IP1 को इसमें काउंट नहीं करेंगे ना, जरूरत नहीं है, क्योंकि Au2 प्लस तो ऑलरेडी है, उससे ये बन रहा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर Au प्लस से ज्यादा स्थायी है Au3 प्लस, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी, दो इलेक्ट्रॉन निकले ना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये
फिर एक और निकला, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी Au3+ ज्यादा स्थायी है तो कारण क्या होगा इसका? सर कारण तो वही होगा कि यहां पे जो खर्चा हुआ है, पानी आकर्षण करेगा इसके साथ, और पानी आकर्षण करके जल योजन ऊर्जा देगा। जो जल योजन ऊर्जा होगी वो बाहर निकलेगी, और उस जल योजन ऊर्जा से ही इसकी भरपाई होगी, तभी ये ज्यादा स्थायी है। इज इट फाइन फॉर यू? लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब ये वैल्यू अच्छी खासी नेगेटिव होती है। जैसे मान लो आपका इसमें खर्चा हुआ 200, ये हो गया माइनस का 300, तो नेगेटिव आ गई वैल्यू। नेगेटिव आना हमेशा केमिस्ट्री में अच्छा होता है कि नेगेटिव आ गई मतलब ओवरऑल ऊर्जा बाहर निकल गई, तो आपका सिस्टम स्थायी हो गया। देखो यार सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री में लॉजिक क्या चलता है? केमिस्ट्री में चलता है कि सिस्टम की ऊर्जा बढ़नी नहीं चाहिए, घटनी चाहिए हमेशा। तो जब Au+ से Au3+ बना तो काफी सारी ऊर्जा बढ़ गई, पर ठीक है ना, कोई बात नहीं। बाद में आकर्षण हुआ, आकर्षण से काफी सारी ऊर्जा कम हो गई। तो मान लो तुम यहां थे, इतनी बड़ी, तुम्हें दुख हुआ, पर इतनी कम हो गई। तुमने शुरू तो यहां से किया था ना, तो इतनी बड़ी पर फाइनली नेगेटिव आ गया आंसर। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? फाइनली तो फायदा हो रहा है ना एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइनली तो फायदा हो रहा है ना, ये चीज। तो यहां क्या लिखेंगे अपन? यहां अपन ये लिखेंगे कि Au3+ जलीय विलयन में Au+ से ज्यादा स्थायी क्यों है? क्योंकि Au3+ की जलयोजन ऊर्जा काफी उच्च है, ज्यादा है। इसे जो स्टार्टिंग में IP2 IP3 में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका हमको अच्छा फायदा मिल रहा है लास्ट में। जैसे यहां था, यहां पे Cu2+ यहां था, तो Cu2+ से Cu+ से Cu2+ जाने में ऊर्जा लग रही थी, पर जब ये पानी के साथ मिल रहा था तो ऊर्जा माइनस हो रही थी। तो हम यहां थे, यहां से ऊर्जा देकर के ऊपर गए, नुकसान हुआ। पर जब आकर्षण हुआ तो इतनी ऊर्जा बाहर निकल गई, तो ओवरऑल तो हम नेगेटिव में आ गए ना। और हमेशा नेगेटिव में आना फायदेमंद होता है, हमेशा ऊर्जा सिस्टम से बाहर जा रही है तो वो स्थायी होता है। दोनों एक ही सवाल है, बस इसमें हमें Au+ को और Au3+ को कंपेयर करवा रहा है। सबको सही लग रहा है एवरीवन? एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेन करके आना है, कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज छोटी सी लिखनी, एक लाइन में आंसर लिख के आना, दैट्स इट। अच्छा एक बात और, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आप लिख लो साथ साथ, पहले थोड़ा सा हम ऐसे लिखेंगे, जलीय विलयन में जलीय विलयन में जलीय विलयन में Au3+ Au+ से Au3+ Au+ से ज्यादा स्थायी है। Au3+ Au+ से ज्यादा स्थायी है क्योंकि 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 Au3+ की जल योजन ऊर्जा उच्च है, क्योंकि Au+ की जल योजन ऊर्जा उच्च है। जल योजन ऊर्जा उच्च है। अब वो हुआ कैसे देख लेते हैं। 3 Au+ सामने आए, ध्यान सुनना, 3 Au+ सामने आए, एक Au+ ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले और Au3+ बना लिया। सही है ना? 3 Au+ सामने आए, एक Au+ ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो Au3+ बन गया। जो बाकी के 2 Au+ थे उन्होंने ये दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और कॉपर की तरह 2 Au बन गया। वही विषामानुपातन अभिक्रिया, सेम। इनको जोड़ोगे तो नेट रिएक्शन आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो ये आ गया कि 3 Au+ काम में आए, उसमें से एक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Au3+ बन गया और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Au बन गए।
क्या ये विषमानुपातन अभिक्रिया है? जी हाँ बिल्कुल। कैसे? आप चेक कर लो, यहाँ से यहाँ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है, एक का ही ऑक्सीकरण, गोल्ड का ही ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहीं पे ऑक्सीकरण संख्या घट भी रही है 0s की, इसी का ऑक्सीकरण संख्या घट भी रही है, तो इसी का अपचयन हो रहा है। जब एक ही बंदे का ऑक्सीकरण हो, एक ही बंदे का अपचयन हो, तो इसको विषमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपकी अभिक्रिया कौन सी हो गई? विषानुपातन अभिक्रिया। थोड़ा इसको लैंग्वेज एक बार मतलब स्पेलिंग देखनी पड़ेगी। विषानुपातन अभिक्रिया बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ऐसा हो रहा है। तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ये एक तरीका है, मतलब ये पैटर्न है, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आयुष्मान ठीक है, पॉइंट समझ में आ गए? ओके। तो ये आपने आज की क्लास में काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया। एक बार रिवाइज करते हैं सब कुछ कि हमने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में काफ़ी नॉलेज इकट्ठी करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ताकि लास्ट में जब एनसीईआरटी क्वेश्चंस करोगे तो बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे आपको। ये चैप्टर ना कलेक्शन का काम है। इस चैप्टर में जितना अच्छे से आपने नोट्स कलेक्ट करे होंगे, जितना अच्छे से बनाए होंगे, जितना अच्छी चीज़ों को याद रखा होगा, उतना एग्जाम में मार्क्स मैक्सिमम आएंगे। ठीक है, देखते हैं एक बार। यहाँ हमने ये सीखा कि भाई संक्रमण तत्व में अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्योंकि पहले आयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो गलनांक बढ़ता है, अधिकतम होता है, फिर कम होता है। फिर हमने ऑब्जर्व किया 3 श्रेणियों को। इसमें मैंने 3 काम की बातें बताई थी। पहला, सबके टॉप याद रखो कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन ये टॉप पे है, टंगस्टन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये याद रखो कि जो कॉपर है वो मैग्नीज से नीचे है, जो सिल्वर है वो जिंक से नीचे है, और जो आपका गोल्ड है वो कॉपर से नीचे और सिल्वर से ऊपर है। ये थोड़ा बहुत याद रखो। एक तीसरी बात, अनोखा अपवाद है, ये आपको याद रखना है। फिर आपने देखा कि अधिकतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये जो डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं वो दिखाते हैं। 3D श्रेणी में आपने याद किया कि जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखा रहे हैं वो है जिंक और स्कैंडियम। कॉमन कौन सी है? +2 और +3। +1 कौन दिखा रहा है? कॉपर दिखा रहा है। ठीक है, आपने सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखी। फिर आपने देखा कि ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम ऑक्सीजन अवस्था निकल के आ रही है। ऑक्सीजन अवस्था 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। फिर आपने देखा कि अगर 0, 5 और 10 डी में इतने इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी है। आपने इनको कंपेयर किया, आपने इनको कंपेयर किया, फिर आपने इनको कंपेयर किया। यहाँ एक मजे का पॉइंट निकल के आया कि वैसे Cu+ ज़्यादा स्थायी होता है, पर जलीय अवस्था में Cu2+ ज़्यादा स्थायी होता है, क्योंकि Cu+ से Cu2+ बनाने में जो एनर्जी लगती है, जिससे नुकसान होता है, पानी आकर्षण करके उसकी भरपाई कर देता है, इसलिए जलीय माध्यम में ये ज़्यादा स्थायी है। सिमिलरली जलीय माध्यम में Au3+ ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि ये IP2 और IP3 की भरपाई कर देता है। यहाँ पे हमने विषानुपातन अभिक्रिया को भी समझा, जो इंटरेस्टिंग भी था काफ़ी, कि ये हो कैसे रहा है। 2 Cu+ जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके Cu2+ बन रहा है, दूसरा ग्रहण करके Cu बन रहा है। तो कॉपर का ही ऑक्सीकरण, कॉपर का ही अपचयन, विषानुपातन अभिक्रिया इसको बोलते हैं। गोल्ड का ही ऑक्सीकरण, गोल्ड का ही अपचयन। इस तरीके से ऐसे आपको रिवाइज करके आना है। अब अगली क्लास के लिए सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 2 काम जरूर करके आएँ। एक तो अगर आपने रेडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ के आएँ, दूसरा विद्युत रासायनिक श्रेणी को रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास के लिए। मैंने आपको 3rd चैप्टर में विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाया था। आप सभी बच्चे विद्युत रासायनिक श्रेणी वाले टॉपिक को रिवाइज करके आएंगे, और कुछ बच्चों को इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिकॉज ये क्वांटा लेक्चर हुआ है, लाइव लेक्चर आज हो नहीं पाया, ऐप पे कुछ इशू आ रहा था, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो बच्चे रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस संडे आपका टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट संडे आपका फुल सिलेबस टेस्ट है। जितना पढ़ाया गया है फिजिक्स में अभी तक, जितना पढ़ाया गया केमिस्ट्री में, फुल सिलेबस टेस्ट है। तब मेरा बैकलॉग था, मैंने लेट ज्वाइन किया, ठीक है, जितना आ रहा है उतना करना है। ओके, और अब इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी धीरे धीरे ट्राई करना स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलो लिख लिख के याद करना इस चैप्टर को, बेटर रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।